हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। और आज हम पॉलिटी सीरीज कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ये। और इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज हैं, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मंडल कमीशन। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट जजमेंट्स। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था 4A एंड 4B आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद आर्टिकल 16 क्लॉज 1। क्या बोलता है? देयर इज शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हैं, जॉब में प्रमोशन है, ट्रांसफर है या पेंशन है। ठीक है, उसमें क्या है, हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी है और देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। इससे क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बनेगी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में हमारे पास ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो वो है हमारे पास जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। जब आप देखो आर्टिकल 15 में वी आर हैविंग रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। वेयर एज जब हम आर्टिकल 16 में देखते हैं, दो ग्राउंड जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। वो है डिसेंट एंड रेजिडेंस। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे तो लोगों को क्या है, इक्वालिटी मिलेगी अपॉर्चुनिटीज में, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स में है या प्रमोशंस में है, ट्रांसफर्स में है या पेंशन में है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 1 एंड क्लोज 2। अब आर्टिकल 16 क्लोज 3 जो है, दैट इज रिलेटेड टू रेजिडेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 का, कि स्टेट जो है वो रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में। ठीक है, और ये किस लिए किया गया, जैसे कोई रीजन है इंडिया में, ठीक है, दैट इज अंडर डेवलप्ड। ठीक है, तो वहां पे जैसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है, सो उस एरिया के या उस रीजन के लोगों को चांस मिलता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, और ये जो हमारा 16 क्लॉज 3 है उसको एनेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में एक लॉ बनाया था जिसका नाम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957। लेकिन अब देखा जाए तो ये आर्टिकल जो है लैप्स कर गया है और एप्लीकेबल है ओनली टू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, लैप्स कर गया है पर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट द्वारा लॉ नहीं ला सकती और रेजिडेंस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट को लगता है, ठीक है, कि किसी रीजन में वहाँ के लोगों को ही अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है और उस रीजन के लोगों को डेवलप करना है और एरिया को भी डेवलप करना है, सो
they can bring the act again and they can make this clause applicable again. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसमें क्या है कि जो हमारा स्टेट है उसको एम्पावर किया गया है कि वो रिजर्वेशंस इंक्लूड कर सकता है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस में जैसे हमारे एससीज हैं, एसटीज हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशंस स्टेट कर सकता है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू द public employment when they are not adequately represented in the services। ठीक है, और जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि ये रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया जाता है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके और जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी राइज कर सकें सोसाइटी में, और जो गैप है between the backward classes and other sections of the society, that should get narrow। और इस क्लोज में जो है that is not extended in case of promotions to the OBC section of the society। मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी में, उनको अगर किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन चाहिए, सो उनके लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशंस नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो फर्स्ट है हमारा बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। सो इसमें क्या बोला गया कि जो आर्टिकल 16 क्लोज 4 है वो अप्लाई तभी करेगा जो हमारी बैकवर्ड क्लास है, दैट शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि उनके नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो वहां पे क्या है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस है कैरी फॉरवर्ड रूल केस। सो ठीक है, पहले क्या होता था, जो हमारी सोसाइटी थी उसमें 17% रिजर्वेशन रखा गया था एससीज और एसटीज के लिए। ठीक है, और ऐसे था कि जो सीट्स जो हैं जैसे एक ईयर में पूरी फिल नहीं होती हैं, ठीक है, एम्प्टी रह जाती हैं। ठीक है, सो जो जो नेक्स्ट ईयर है वो सीट्स जो हैं एड अप हो जाएंगी रिजर्वेशन कोटा में। ठीक है, सो ऐसे ही क्या हुआ, जब तक ये केस नहीं आया था तो क्या हो रहा था, जैसे एस सी एस टीज के लिए फॉर एग्जाम्पल 45 केस सीट्स हैं। ठीक है, तो 45 से 29 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हो गई एज पर दिस कैरी फॉरवर्ड रूल। ठीक है, सो ये बन गया 64% के पास। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे लिमिट जो है दैट इज टू मच। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर 50% से ज्यादा अगर रिजर्वेशन हो जाएगी, सो कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब 50% से ऊपर जो है हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे जो सीट्स हैं रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट केस। सो अब हम डिस्कस करते हैं मंडल कमीशन के बारे में। ठीक है, सो मंडल कमीशन क्या किया, उन्होंने सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का रिपोर्ट दी। ठीक है, उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि 3700
43 कास्ट जो हैं इंडिया में वो हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक है। सो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो 20% सीट्स हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व होनी चाहिए इन द सोसाइटी, ताकि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1992। सो ये केस जो है 9 जज बेंच केस था। ठीक है। और ये 6-3 में जो जजमेंट दी गई थी। ठीक है। सो इसकी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हम देख लेते हैं। पहले तो इस केस में डिफाइन किया गया कि बैकवर्ड क्लासेस में क्या क्या कवर्ड होगा। ठीक है। सो इसमें बताया गया कि जो मेजर फोकस है वो सोशली बैकवर्ड हम कंसिडर करेंगे रादर देन मेयरली एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ठीक है। और हिंदू कम्युनिटीज में विल describe it on the basis of caste, and for other religion will decide on the basis of education, poverty, place of residence। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जजमेंट दी 50% रिजर्वेशन कैप की 16 आर्टिकल के फोर्थ क्लोज के अंडर जो रिजर्वेशन है इट शुड नॉट एक्सीड 50%। ठीक है। एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सरकमस्टांसेस। ठीक है। सो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा कि हम एफर्मेटिव एक्शन भी ले रहे हैं कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और एक मेरिट बेस्ड सिस्टम भी बना रह रहा है। ठीक है। अगर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर 64% या 80% ही हम रिजर्वेशन कर देंगे, सो मेरिट बेस्ड सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो वो भी हमें एक मेंटेन करना था। सो इस केस में उस चीज को प्रॉपरली कंसिडर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर। सो इसमें ये बोला गया कि जो ओबीसी सेक्शन है सोसाइटी का, उसमें जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का मतलब जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ इंडिविजुअल हैं। ठीक है। मतलब अच्छा खासा कमा रहे हैं। सो उनको हम क्रीमी लेयर में रखेंगे, और उनको जो है बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे रिजर्वेशन के। ठीक है। और इससे क्या इंश्योर होगा कि जो सच में डिजर्विंग सेक्शंस हैं ओबीसीज में, उनको ये रिजर्वेशंस मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। तो इसमें जजमेंट में ये कहा गया कि प्रमोशंस जो होती हैं पब्लिक सर्विसेज में, उसमें रिजर्वेशंस नहीं मिलेंगी। ठीक है। और एक जजमेंट जो थी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए जो कि एग्जामिन करेगी और रिव्यू करेगी कितने सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द बैकवर्ड लिस्ट। ठीक है। सो ये हो गया हमारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1992। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लॉजेस 4A एंड 4B। तो क्या हुआ, इंदिरा साहनी केस की जजमेंट आई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की पार्लियामेंट ने, और क्लॉज ए और क्लॉज 4B को इंक्लूड किया गया। तो 4A में क्या इंक्लूड किया गया, पहले हम देख लेते हैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1995 में हमारे पास रिजर्वेशन इन प्रमोशन का क्लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो इसमें क्या बोला गया कि जो एससीज हैं और एसटीज हैं उनको प्रमोशंस जो होंगे पब्लिक सर्विसेज में, वहां पे रिजर्वेशन मिलेगी। तो ठीक है। सो दिस इज लाइक अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन इंदिरा सहानी केस, जिसमें डिसअलाउ कर दिया था कि प्रमोशंस में जो रिजर्वेशंस हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है। सो इसलिए हम पार्लियामेंट ने क्या किया, क्लॉज 4A कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 4B। सो इसमें क्या बोला गया, जैसे इंदिरा सहानी
केस में बोला गया कि 50% का कैप होगा। ठीक है, सो पार्लियामेंट ने क्या किया, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2000 में। ठीक है, और उन्होंने ये वाला क्लोज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। सो उन्होंने क्या बोला कि ये 50% जो कैप है, इट कैन एक्सीड। ठीक है, अगर हमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन किसी सेक्शन को देने की जरूरत पड़ती है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे। ठीक है, वहां पे जो भी ऑफिस होल्डर होगा, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस करता हो। एग्जाम्पल है हमारे पास वक्फ बोर्ड्स जो है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, दिस इज आर्टिकल 16 क्लॉज 5। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 6। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है वो आया हमारे पास 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, और इसमें क्या था, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन है सोसाइटी का, उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई। ठीक है, और इसमें 10% रिजर्वेशन जो है वो रखी गई जॉब्स में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। और ये जो एजुकेशनली वीकर सेक्शंस हैं, ये बिल्कुल एक नया कोटा था। ठीक है, इसमें वो इंक्लूड नहीं होंगे जो ऑलरेडी एस सी, एस टी और ओबीसीज के थ्रू रिजर्वेशंस ले रहे हैं। ठीक है, दिस विल बी ऑल टुगेदर अ न्यू कोटा। ठीक है, और ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी है वैलिडिटी इस अमेंडमेंट की। ठीक है, और यही बोला गया कि ये एक अफर्मेटिव एक्शन है अलोंग साइड सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 16 खत्म होता है। सो इसमें हमने देख लिया आर्टिकल 16 क्लॉज 1। क्लॉज 1 में हमने क्या देखा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या देखा, कौन कौन से ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में देखा कि रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में क्या देखा कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जैसे एससीज हैं, एसटीज हैं, उनके लिए रिजर्वेशंस होंगी। 16 क्लॉज 4A में हमने देखा कि प्रमोशंस में भी रिजर्वेशंस होंगी एससीज और एसटीज के लिए। ठीक है, और हमने 4B देखा जिसमें 50% जो कैप लगाई गई थी इंदिरा साहनी केस में, उसको हम एक्सीड कर सकते हैं अगर किसी सेक्शन को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देनी है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 हमने देख लिया जिसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो है ऑफिस होल्डर हैं वो उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस करें। ठीक है, और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 हमने देख लिया जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया था कि 10% रिजर्वेशन देंगे हम इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको लग रहा है दीज वीडियोज आर हेल्पफुल टू यू, सो लाइक कर दें वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। ठीक है, और कमेंट कर देना अपना डाउट्स अगर आपको लगता है कि कोई भी पार्ट में इस लेक्चर के आपको कुछ डाउट आया हो। ठीक है, एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।